हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिवेश नागपाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो लास्ट वीडियो पे इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए थैंक यू। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि कैसे मैंने IBPS PO प्रीलिम्स में 36 मार्क्स अबव स्कोर करे थे कट ऑफ से। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा रीजनिंग सेक्शन के बारे में कि रीजनिंग की क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बिल्कुल बेसिक से, और कैसे मैंने स्कोर किए 30 आउट ऑफ 35 इन IBPS PO प्रीलिम्स। एक मैंने टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट करा है हसलर्स के नाम से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसमें मैं कोई भी नोट्स हो या PDFs हो, जो भी मैंने नोट्स बनाए हुए हैं मैं वो शेयर कर दूंगा। और बाकी कोई भी डाउट्स हो आपके तो आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि लास्ट वीडियो में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कुछ डाउट्स के लिए, तो इसलिए एक सेपरेट मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ मिसलेनियस से। तो मिसलेनियस से प्रीलिम्स में क्या क्या आता है, जैसे कि फर्स्ट है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं। एक है इनइक्वालिटी, अगला है ब्लड रिलेशन, और फिर है डिस्टेंस डायरेक्शन और सिलोगिज्म और कोडिंग डिकोडिंग। मिसलेनियस से प्रीलिम्स में यही सब आता है चैप्टर, इसके अलावा कोई चैप्टर नहीं है। कोई एक दो क्वेश्चन ऑर्डर रैंकिंग से आ जाते हैं कभी कभार, वरना प्रीलिम्स में तो ये इतना ही आता है। कभी कभार डेटा सफिशिएंसी से भी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, वो बहुत ही मुश्किल शिफ्ट हो तो उसमें आ सकते हैं, या फिर SBI PO प्रीलिम्स में आ सकते हैं। तो अब मैं अगर पहले चैप्टर की बात करूं अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, तो मैंने तो ये सारा कुछ मतलब संजय सर से पढ़ा है, आर्ट ऑफ रीजनिंग में उनके यूट्यूब चैनल से ही पढ़ा है। तो सबसे पहले जैसे ये है चैप्टर 1 अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, तो ये मैंने चैप्टर वाइज नोट्स बनाए थे। अगर ये चैप्टर 1 अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ के हैं तो ये इसमें मैंने जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो सब लिख लिए थे कि क्या क्या चाहिए होता है, कि लेफ़्ट राइट वाले कॉन्सेप्ट जो होते हैं, या फिर उसमें भी नंबर्स वाले क्वेश्चन आते हैं, वॉवल्स वाले क्वेश्चन आते हैं, प्रीसीडेड फॉलोड, ये सब के एक शॉर्ट एंड क्रिप्स नोट बना दिए। लगभग 4 या 5 पेज पे ये नोट्स बन गए हैं। और अगर इस चैप्टर को रिवाइज़ करना है तो बस मैं ये 4 या 5 शीट्स को देता था और ये चैप्टर रिवाइज होता था। बाकी इसकी प्रैक्टिस करने के लिए, अगर जैसे पिछले वीडियो पे कमेंट भी आ रहे थे कि प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो प्रैक्टिस करने के लिए सौरभ सर जो है वो अड्डा में जो पढ़ाते हैं, उनकी एक बुक है चैम्पियंस रीजनिंग, तो मैंने वो बुक परचेज करी हुई थी। जैसे कि वो बुक ये है चैम्पियंस रीजनिंग वाली, तो ये मैं इस बुक से प्रैक्टिस करता था। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि 6500 प्लस क्वेश्चन हैं इसमें। तो ये बुक है, इसकी तो बुक की PDF भी मिल जाती है टेलीग्राम पे, तो वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बुक लेने की ज़रूरत भी नहीं है। ऐसे कर करके हर एक चैप्टर की, जैसे कि ये है जैसे चैप्टर 2 इनइक्वालिटी, मैंने अपने हिसाब से चैप्टर 1 को मैंने अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज नाम दिया, चैप्टर 2 इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी में भी ईदर और के कॉन्सेप्ट हो, नीदर नॉर के कॉन्सेप्ट हो, जितने केसेस बनते हैं, कब पॉसिबिलिटी वाला लेना है, कब पॉसिबिलिटी नहीं है, इसमें भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड अप्रोच होती है। ये सब मैंने ये वापस से ये 4-5 पेजेस में नोट्स बनाए हुए हैं, और इस 4-5 नोट्स को मैं देख लेता था एग्ज़ाम से पहले, और पूरा चैप्टर रिवाइज होता था। और ये ऐसे चैप्टर 3 ब्लड रिलेशन में कुछ भी कॉन्सेप्ट जो भी नए नेफ्यू नीस के कॉन्सेप्ट होते हैं, या फिर जो भी केसेस होते हैं, कुछ नई लाइन आ रही है, सिस्टर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ के केसेस हैं, वो सब मैं इसमें लिख लेता था, और ये सारे नोट्स प्रिपेयर हैं। ऐसे ही चैप्टर 4 डिस्टेंस डायरेक्शन, इसमें एंगल वाले क्वेश्चन हो या फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्वेश्चन हो, तो उसके भी नोट्स बना लिए। ये है चैप्टर 5 सिलोगिज्म। चैप्टर 5 सिलोगिज्म के इसमें जैसे ये कुछ कीवर्ड लिखने होते हैं, सम, फ्यू, मैक्सिमम, मिनिमम, वो सब लिख लिए। और फिर उसके बाद ये वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन, सम नॉट, ऑल, इन सब को लिखा। और कुछ ऐसे इसमें केसेस आते हैं ईदर और नीदर नॉर वाले, तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ ईदर और ऐसे नोट्स बना लिए। कुछ इसमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उन सबको लिख लिया और ऐसे पूरे नोट्स प्रिपेयर कर लिए। नेक्स्ट चैप्टर ऐसे ही है चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग, उसके भी मैंने नोट्स बना लिए थे। और मिसलेनियस में बस चैप्टर वाइज अगर नोट्स बना लिए और उनकी बुक से प्रैक्टिस कर लो, या फिर सेक्शनल मॉक्स में होते हैं, टॉपिक वाइज मॉक्स हैं, या फिर संजय सर भी करवाते हैं यूट्यूब चैनल से। बस मिसलेनियस के लिए तो इतना बहुत है, ज़्यादा टाइम उसमें लगता भी नहीं है। एक बार उसका कॉन्सेप्ट समझ लिया, नोट्स बना लिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, पेपर से पहले 1-2-3 दिन पहले ये नोट्स रिवाइज कर लिए, दैट्स इट। अपने आप स्पीड आ जाएगी प्रैक्टिस कर करके। और एक क्वेश्चन ये भी आ रहा था पिछली वीडियो में कि मॉक में स्पीड नहीं आ रही है, तो उसमें मतलब नंबर उसकी वजह से कम आते हैं, तो एकदम मॉक में स्पीड नहीं आएगी अभी। मैंने ये बुक मतलब जितने भी इसमें क्वेश्चन है ना, चाहे कोई भी चैप्टर हो मिसलेनियस का,
मैंने इसमें कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, सारे क्वेश्चन टिक टिक जो भी हो जाता था मैं उसको टिक कर देता था, ये क्वेश्चन खत्म, ये क्वेश्चन खत्म। मैंने पूरी ये बुक रात रात को मतलब बैठ के और ये चैप्टर वाइज पूरी बुक खत्म। तो इस बुक से मैंने करी है अपनी मिसलेनियस की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। और ज़रूरी नहीं है कि इसी बुक से करनी है, गाइडली की बंडल पीडीएफ भी आती है, उसमें डे वाइज प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, और उसको भी परचेज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेलीग्राम पे उसकी पीडीएफ मिल जाती है, तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर इसकी पीडीएफ भी मिल सकती है, या फिर ये बुक परचेज़ करनी हो तो वहाँ से भी कैसे भी कर सकते हो। डायरेक्ट एकदम मॉक में स्पीड नहीं आएगी, चाहे वो मिसलेनियस हो, चाहे वो पजल्स हो, चाहे सिटिंग अरेंजमेंट हो। पहले उसके बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब जाके ही सेक्शनल मॉक हो, टॉपिक वाइज मॉक हो, उसमें मॉक हो, तब जाके उसमें मॉक में स्पीड बढ़ेगी। एकदम स्पीड के पीछे मत भागो, पहले प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद धीरे धीरे स्पीड आएगी। तो अब बात करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स के बारे में। सेम लाइक मिसलेनियस, मैंने इसके भी नोट्स बनाए हैं, ये हैं सिटिंग अरेंजमेंट के नोट्स। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कितने टाइप के सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं, ट्रायंगुलर है, सर्कुलर है, रेक्टेंगल, हेक्सागन, लीनियर। तो पहले ये सब नोट करा और हर एक की अप्रोच सीखी। फिर उसके बाद कुछ वर्ड्स आते हैं हु और एंड, रिलेटिव प्रोनाउन जैसे इसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए, वो सब लिखा। और जैसे कि अब कोई भी जो भी कोई न्यू लाइन आती थी पजल्स में या फिर सिटिंग अरेंजमेंट में, तो मैं उसको इनमें नोट कर देता था। जैसे कि एक लाइन है कि नो टू पर्सन्स फेसिंग द सेम डायरेक्शन आर सिटिंग टुगेदर, तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटी बनती हैं वो सब नोट करा। सर्कुलर अरेंजमेंट में कुछ लाइंस होती हैं जैसे कि ए फेसिस बी, अगर अब ए फेसिस बी है तो इसका मतलब ए तो इनसाइड ही फेस करेगा, पर बी इनसाइड भी फेस कर सकता है और आउटसाइड भी फेस कर सकता है। दूसरी लाइन है कि अगर ए एंड बी फेसेस ईच अदर, तो इसका मतलब दोनों ही इनसाइड फेस करेंगे। ऐसे ही जैसे जैसे तुम नए नए क्वेश्चंस ट्राई करोगे, प्रीलिम्स के सिटिंग अरेंजमेंट हो, कुछ भी हो, तो उसकी कोई भी नई लाइन जो पहली बार देखी वो मैं इसमें नोट कर लेता था। और ये सारे मैंने नोट्स वही बनाए हैं कि कितने टाइप के सिटिंग अरेंजमेंट में कितनी न्यू लाइंस आ रही हैं, उसको पूरा नोट करा, कितने टाइप्स के कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई भी नया टाइप का क्वेश्चन दिखा, कोई भी नई लाइन दिखी, उसको यहाँ नोट कर लिया। कुछ ट्राइंगल के कुछ नए टाइप के क्वेश्चन हो उसको नोट करा। ये है हेक्सागन, हेक्सागन के कुछ ऐसे वाले क्वेश्चन, हेक्सागन ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, दोनों टाइप की अप्रोच सीखी। कुछ इसमें होते हैं ये वाले ऑक्टागन वाले क्वेश्चन भी आते हैं कभी कभार, ये है ऑक्टागन वाले क्वेश्चन, तो ऑक्टागन वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, उसके डायग्राम बनाएं। ऐसे ही ये पूरा सिटिंग अरेंजमेंट के हर एक टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे और उनकी न्यू लाइंस को नोट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो संजय सर प्रैक्टिस कराते हैं वहाँ से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, या फिर जो मैंने बुक दिखाई चैंपियन रीजनिंग की उससे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, गाइडली की पीडीएफ से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके एक टॉपिक स्ट्रॉन्ग होता है सिटिंग अरेंजमेंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स। लगभग प्रीलिम्स में 18 to 20 मार्क्स के आते हैं, मोर देन 50% तो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल ही हैं, और मेंस में भी तो आएगा ही आएगा, तो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल से तो बचा नहीं जा सकता। अब अगर मैं पजल्स की बात करूं तो ये मैंने पजल्स के नोट्स बनाए हैं, इसमें मैंने नोट करा कि कितने टाइप्स ऑफ पजल्स होते हैं, बॉक्स बेस हो, फ्लोर हो, डे मंथ हो, डेट हो, ईयर हो, क्लासिफिकेशन हो, फ्लोर एंड फ्लैट हो, कंपैरिजन हो, पोस्ट बेस हो, प्रोफेशन बेस जो आते हैं, ये पहले सब नोट करा। फिर उसके बाद सबकी एक एक के क्वेश्चंस करे प्रैक्टिस, सर से समझा, क्लासिफिकेशन पजल कैसे होते हैं, सिलेक्शन बेस्ड पजल कैसे होते हैं, उन सब के नोट्स बनाए। पहली बार जब भी क्वेश्चन करा तो उसके टाइप के नोट्स तो बनाने ही पड़ेंगे। फिर उसके बाद कुछ लाइंस होती हैं जैसे कि इमीडिएट अबव, वन अबव, फॉर डेट एंड मंथ पजल में कैसे ड्रॉ करना है, मंथ और ईयर वाइज को कैसे डायग्राम बनाने हैं, वो करा। फिर उसके बाद मंथ और डेट में कुछ लीप ईयर वाले क्वेश्चन आते हैं, कुछ नॉन लीप ईयर वाले क्वेश्चन आते हैं, उन सबको नोट करा। ईयर बेस्ड पजल की अप्रोच कैसे होनी चाहिए, मैंने ईयर के नाम लिखे हुए हैं, इन सबको देखना। फिर उसके बाद फ्लोर एंड फ्लैट पजल्स कैसे सॉल्व करनी है, उसकी अप्रोच बनानी है। इसके बाद कोई भी न्यू टाइप का पजल हो यहाँ नोट करना है। पैरेलल लाइंस वाला हो तो पैरेलल लाइंस वाला ड्रॉ करना है। उसके बाद पैरेलल लाइंस में भी 12 बंदों का भी होता है, 10 बंदों का भी होता है। उसके बाद फ्लोर एंड फ्लैट में 9 लोगों का हो या फिर 11 लोगों का हो, सबके डायग्राम अलग अलग बनते हैं। जितनी भी कोई भी न्यू लाइंस आती थी मैंने सब नोट करी हुई हैं, ये सब पजल्स के नोट्स हैं। जितने पजल्स आते हैं ये कुछ जैसे मल्टीपल स्टैक वाले क्वेश्चन आते हैं जो मेंस में आते हैं, ये वेयर हाउस टाइप क्वेश्चन आते हैं, ये इस सब के डायग्राम बनाया। एक बार कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट देखा, न्यू टाइप का क्वेश्चन देखा, उसके नोट्स तो बनाने ही पड़ेंगे। फिर एग्ज़ाम टाइम में बहुत इजी हो जाता है कि सिर्फ इसी नोट्स को देखो और सारे पजल्स का एक बार क्विक रिवीजन हो जाता है। बाकी प्रैक्टिस तो गाइडली पीडीएफ है, या फिर चाहे वो संजय सर पढ़ा रहे हो, चाहे फिर कोई भी और
किसी भी टीचर से आप पढ़ते हो, मैं जिससे पढ़ा वो तो संजय सर से, मैंने उससे प्रैक्टिस करी। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं कि रीजनिंग के सेक्शन को कैसे अटैम्प्ट करना है। पहली बात तो इस बार वैसे भी रीजनिंग सेक्शन की वेटेज बहुत बढ़ चुकी है, 5 मार्क्स अप हो चुके हैं। पहले 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के थे, अब 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के हैं। तो रीजनिंग में मेहनत तो करनी पड़ेगी और रीजनिंग से नंबर तो लाने पड़ेंगे, क्योंकि रीजनिंग ईजी है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश एंड मैथ्स। और काफ़ी एस्पिरेंट्स का रीजनिंग स्ट्रॉन्ग पार्ट भी होता है, तो रीजनिंग को से नंबर इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है रीजनिंग की वेटेज। तो सबसे पहले अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं कैसे अटैम्प्ट करता था। अगर पहला क्वेश्चन पजल आ रहा है तो, और वो भी विदाउट वेरिएबल है, तो मैं उस पजल से स्टार्ट कर लेता था। ये नहीं है कि मैं उसको स्किप करूँगा और वेट करूँगा कि मिसलेनियस सेक्शन कब आएगा, मिसलेनियस के क्वेश्चन कब आएंगे कि मैं मिसलेनियस अटैम्प्ट करूँ। नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा पजल स्ट्रॉन्ग पार्ट है, मैंने बहुत प्रैक्टिस कर रखी है पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट में, तो मैं कॉन्फिडेंट था कि हाँ मैं करूँगा। और मैं घर पे, ये नहीं है कि एग्ज़ाम में जाके वो अटैम्प्ट वो वहाँ एग्ज़ाम में करना है, ये पहले घर पे मॉक्स में करना पड़ेगा। जितने भी मॉक्स 15-20 मॉक्स सेक्शनल अलग से देने पड़ेंगे, फिर फुल लेंथ देने पड़ेंगे, उन सब में ये स्ट्रैटेजी अटैम्प्ट करनी पड़ेगी। मॉक्स में करके देखना पड़ेगा कि मॉक्स में काम हो रहा है या नहीं। इससे पहले पहले पजल विदाउट वेरिएबल वाली करी, फिर उसके बाद मिसलेनियस आता है तो मिसलेनियस करा, फिर उसके बाद जब सारे मिसलेनियस और पजल्स ख़त्म हो जाए ईजी वाले, फिर टाइम मिलता है तो अगर एक पजल बचा हुआ है और अगर एक मिसलेनियस बचा है, अगर ज़्यादा टाइम है तो पजल्स को अटैम्प्ट करता था मैं, और अगर कम टाइम है तो मिसलेनियस वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट करता था। ये मॉक में घर पे करके देखना पड़ेगा, और ये धीरे धीरे विद ग्रेजुअली प्रैक्टिस से आएगा, ये नहीं है कि एकदम आ जाएगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं आपका मिसलेनियस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू पजल, तो पहले मिसलेनियस के क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लो, फिर उसके बाद पजल्स आसान वाले विदाउट वेरिएबल, एंड देन पजल विद वेरिएबल वाले। इन सबको ये अप्रोच फॉलो करके ही मैंने अपने रीजनिंग में इम्प्रूवमेंट करा है। पहले मेरे मार्क्स रीजनिंग में मॉक्स में जब मैंने स्टार्ट करा था प्रिपरेशन तो 16-17 आते थे रीजनिंग के सेक्शन में। धीरे धीरे मैंने उसको इम्प्रूव करके 30, 32, 33 तक भी मैं पहुंचा हूँ। और क्लर्क लेवल में तो 35 आउट ऑफ 35 लाने ही पड़ेंगे। क्लर्क की खैर मैं बाद में बात करूँगा, अभी पीओ प्रीलिम्स की बात करता हूँ। तो पीओ प्रीलिम्स में एक 30 बहुत गुड स्कोर है 35 में से, पर इस बार अब जैसे 40 का हो गया है तो 30+ तो अटैम्प्ट 30+ तो लाना ही चाहिए, क्योंकि रीजनिंग सेक्शन से नंबर, जितना रीजनिंग में अच्छा परफॉर्म करोगे, किसी की कौन स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, किसी की इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, तो रीजनिंग लगभग सबकी स्ट्रॉन्ग है, तो रीजनिंग से नंबर लाने ही पड़ेंगे कंपटीशन का पार्ट रहना है तो मेरे हिसाब से ये थी मेरी पूरी ऑनेस्ट स्ट्रैटेजी और अप्रोच जो मैंने फॉलो करी थी अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, और इसी को फॉलो करके मैंने अपना रीजनिंग सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करा है। बाकी आपको और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन डाल देना, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और बाकी दोनों सब्जेक्ट के इंग्लिश और कॉन्ट्स की वीडियो भी मैं जल्दी लेके आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।